अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल इश्क एक तमन्ना राइटर मोमना शाह की नंबर 14। सावरी निगाहें झुकाए बैठी थी। सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जिस पे साफ लफ्ज़ में लिखा था कि बेटा पैदा होते ही सावरी को उस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ादी मिल जाएगी। बापी ने अफसोस से सावरी को तका पर सावरी नजरें फेर गई। उसने पेन ने उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं लाई हूँ, ये लो। हैदर की अम्मा ने झट अपने पर्स से पेन निकालकर सावरी को थमाया। सावरी ने पेन हाथ में थामा। हैदर उसके सामने बैठा साध नज़रों से उसे ताक रहा था। सावरी ने कॉप कपाते हाथों से मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किए। हैदर की अम्मी और खाला के चेहरे पे यकदम शादाबी छाई थी। हम चलते हैं, कल निकाह के लिए आएंगे। हैदर की अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा और निकल कर चली गई। हैदर मुसलसल सावरी को साध नज़रों से घूरता रहा। सावरी ने निगाह उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। वो लोग चले गए। भाभी भी उससे नाराज़ थी। उसकी पलकें भीगी थी पर उसने सोच लिया था कि ये कड़वा घूंट उसे अपने भाई की खातिर पीना पड़ेगा। मुस्तफ़ा और मीर आलम को आज सियालकोट के लिए निकलना था। उनकी पार्टी का आज सियालकोट में जलसा था। शोला सुबह से पर तोड़ दे कि मीर आलम यहाँ से निकले और वो अपना काम करने जा सके। मीर आलम उसे जले पैर की बिल्ली की तरह एक समझ से दूसरी समझ जाता देखकर चिढ़ा था। क्या हुआ है जो तुम ऐसे एक समझ से दूसरी समझ पलट कर रही हो? मैं वाक करी, क्यों, कोई मसला है? शोला ने कमर पे हाथ टिकाकर पूछा। नहीं, मुझे क्या मसला होगा, पर सुबह की वर्जिश कम पड़ गई है तुम्हें जो तुम इस वक्त जले पैर की बिल्ली बनी हुई हो। उन्हें पैर पे पैर डालकर नरमी से कहा, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। उसने मुंह बनाना अपना फर्ज समझा। जो भी करना ये सोच कर करना कि मेरी नज़रें तुम पे हर वक्त रहेंगी। आलम ने उसे जानती नज़रों से तका। मुझ पे नज़रें रखने वाले अभी पैदा ही नहीं हुए, उसने तमस्कुर से कहा। आलम उसकी अदा पे मुस्कुराया था। आंखें बंद करके खोल ली और उसे देखा। तुम्हारे सामने बैठा है वो शख्स जो तुम पे नज़र रखने की ताकत और इस्तिताअत दोनों रखता है। मुझे नहीं लगता कि वो ताकत मेरे अल्लाह ने किसी को फ़िलहाल दी है। उसने पूरे सरार से लहजा में कहा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्या पता अल्लाह ने मुझे चुन लिया हो तुम्हें एक्सपोज करने को। आलम की निगाहों में साफ चैलेंज था। मुझे क्या एक्सपोज करोगे? मीर आलम, जिसका ना आगे कोई हो ना ही पीछे, उसे एक्सपोज होने का क्या डर? उसकी आंखों में डर था। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं, तुम्हारे आगे मैं और पीछे भी। न जाने मीर आलम की ज़बान से ये अल्फाज कैसे अदा हुए, उन्हें खुद भी खबर ना हुई। शोला ने चौंक कर उन्हें तका था। आलम भी उसे ही तके रहा था। मुझे लगता है आपके जाने का वक्त हो गया। शोला ने वक्त देखकर कहा, हाँ वक्त तो हो गया। खैर अब 3 दिन बाद मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना, जहाँ भी जाना हो सीधे रास्ते से जाना। मीर आलम उठकर उसके मुकाबले लाए थे। शोला ने उसे बगौर तका था और उसके तमाम हिदायत पे सर हिला गई थी। मीर आलम के दिल में उससे गले मिलकर रुखसत लेने की चाहत बड़ी शिद्दत से उभरी थी, पर वो दिल पे जिबर के पहरे बिठाते निकल गए थे। शोला मीर आलम के निकलते ही खुद भी निकल गई थी। गाड़ी को कब्रिस्तान के पास रुकवा कर वो अंदर गई थी। हमेशा की तरह कई लम्हा वहाँ के सन्नाटे में गुजरे। इन 2 कब्रों पे हाथ फेरती रही और फिर दुआ करके बाहर निकल आई। ड्राइवर को जाने को कर खुद पैदल चलते न जाने किस समत गामजा थे। रोड से उतर कर उसके कदम अब जंगल की जानब थे। जंगल में कदम धरते ही उसने एहतियाती तौर पर इर्द गिर्द नामहसूस तरीका से देखा। धीरे धीरे चलती वो बहुत आगे निकल आई थी। उसे अपनी पुश्त पे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो खामोशी से उसी रफ्तार से चलती रही। किसी ने उसकी कमर पर लात मारने की कोशिश की, पर उससे पहले कि लात उसकी कमर पर पड़ती उसने घूमकर उस बंदे की लात को अपने हाथ में जकड़ा था और उसकी टांग घुमाकर उसके पेट पे एक ज़रब देकर उसे ज़मीन पर गिरा गई थी। वो शख्स सूखे पत्तों पर गिरा था। शोले उसे उठने का मौका दिए बगैर ही उसके सीने पे अपना पैर धरा था। अपनी जेब से अपनी पिस्टल निकाल ली थी और पिस्टल को उसकी गर्दन पर रख कर चला दिया था। पिस्टल बेआवाज़ थी। शायद उस पिस्टल पे साइलेंसर लगा था। वो शख्स वहीं तड़पता मर गया था। वो उसके सीने पे से पैर हटाते वापस चलने लगी थी। उसके सामने एक और शख्स आया था। उसने उसका भी एक निशाना दिल के मकाम पर लिया था। वो शख्स तड़पता मचलता गिरा था और फिर बेजान हो गया था। शोला ने इर्द गिर्द देखा तो कोई नहीं था। वो चलते चलते एक बुसीदा सी इमारत का दरवाज़ा खोलकर वहाँ अंदर गई थी। कोई शख्स दरवाज़ा बंद होती उस पर झपटा था और पिस्टल उसके माथे पे टनकाई थी। शोला ने उसे कोहनी रसीद करते उसके हाथ से बंदूक आ चुकी थी और फिर बिना वक्त ज़ाय किए उसके दिमाग में एक गोली उतार दी थी। वो धीरे धीरे चलती एक समात आई थी जहाँ औरतों और बच्चों का जमा गफीर था। उन सबको उस हालत में देखकर उसके चेहरे पे एक सहसा लहरा था, पर वो हिम्मत करती अंदर घुसी थी। चंद आदमी वहाँ बैठे थे और जिन नज़र से वो इन लड़कियों को ताक रहे थे, शोला के तन बदन में आग सी फैली थी। उसने मोबाइल पे लिखा मैसेज छोड़ा था और एक ही बारी में 2 आदमी पे गोली चलाई थी।
दो आदमी जो मजीद बैठे थे उन्होंने अपने पिस्टल उठाई थी। शोला उनके वार से बचने के लिए झुकी, पर फिर सीधा उसके कंधे पे आग लगा था। शोला ने फिर भी हिम्मत न हारी। अपने दर्द को नज़रअंदाज करती हुए उन दोनों को भी जहन्नम वासिल कर चुकी थी। शोला वहाँ से बाहर भागी थी। पुलिस ने रेड डाली थी और तमाम लोगों को वहाँ से बाजियाब करवा लिया था। वो अपना बाजू मजबूती से थमती खुद को घसीट रही थी। तकलीफ की शिद्दत से उसके चेहरे पे पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। वो बमुश्किल खुद को कब्रिस्तान तक घसीट कर लाई थी। उसका पुराना ड्राइवर वहाँ मौजूद था। वो अपने बंगले पे आई थी जहाँ वो मीर आलम से निकाह करने से पहले रहती थी। वो जैसे ही गाड़ी से उतरी, उसका आदमी जुबैर उसके पास आया था। ये क्या हो गया आपको? मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसे अकेले ना जाएं। जुबैर ने फिक्रमंदी से कहा, मुझे बस तुम सबकी दुआएं चाहिए, न कि किसी का साथ। उसने तकलीफ से लाभ कुचले। आप प्लीज़ अंदर चले। जुबैर ने उसे बाजू से थामा और अंदर लेकर गया। शोला और चंद मजीद लड़कियां बौखलाई हुई उसके पास आई थी। जुबैर ने डॉक्टर को कॉल की थी। कुछ देर में डॉक्टर आए थे। उसके कंधे से गोली निकालकर जख्म पे बैंडेज की थी। उसकी आंखें अब बेहोशी के जेर असर बंद होने लगी थी। शोला ने परेशानी से जुबैर को तका था। ये सब कैसे? शोला ने नरम आवाज़ में पूछा। जानती तो अपनी परवाह किए बगैर बस दूसरों की खातिर अपनी जान जोखिम में डालना उनका शेवा है, जुबैर ने संजीदगी से कहा। शोला परेशानी से उसके पास ही बैठ गई थी और बाकी तमाम लोग उसके कमरे से निकल कर चले गए थे। सवरी बिनत जमाल के आपको यह निकाह हैदर खान बिन तौसीफ आलम खान से 1 करोड़ हक महर सिक्का रजुल वक्त के तहत कबूल है। मौलवी साहब की आवाज़ जब उसके कान में पड़ी तो उसके लबों से कई लम्हों तक अल्फाज निकलने से इनकारी हो गए। पीछे से भाभी के कंधे पे हाथ रखने से उसने धीमे लहजे में कप कपत्ते लबों समेत कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसने जैसे ही तीसरी बार कबूल है कहा और निकाह नामे पर दस्तखत किए, उसे मुबारकबाद की चंद सदाएँ सुनाई दी। सवरी की आंखों से चंद आंसू लड़ियों की सूरत बाहर निकले। निकाह की कुछ देर बाद ही उसकी रुखसती का वक्त आया। रुखसत होते वक्त ना मन में उमंगें थी ना ख्वाहिशें। वो किसी मुर्दा वजूद की मदद अपने भाई के घर की दहलीज पार कर गई थी। रुखसत करके उसे एक शानदार फ्लैट में लाया गया। वो एक लग्जरी फर्निश्ड फ्लैट था। उसे उसके कमरे में एक हसीन और मॉडर्न सी लड़की लाई और उसे बिठाया। सवरी ने निगाह उठाकर उस औरत को देखा जो संजीदगी से उसे देखती एक अदा से सोफे पे बैठी थी। नाम क्या है? सावरा। सावरी, देखो कोशिश करो हैदर तुम्हारी जानिब जल्द मुतवज्जा हो जाए। जैसे तुम काम मुकम्मल करोगी तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ादी मिल जाएगी। दुर्फशान ने संजीदगी से कहा। सवरी ने आंसू से भरी निगाहें उठाकर उसे देखा और तेजी से इस बात में सारी लाकर निगाहें वापस झुका ली। मैं चलती हूँ, अब काफ़ी देर हो गई है। दुर्फशाह ने एक अदा से अपनी कलाई पे बंदी घड़ी को देखा और उठकर चली गई। सवरी ने गहरी सांस लेकर अपने हाथों में आए पसीने को टिश्यू पेपर से खुश्क किया।